अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक आज करने लगे हैं उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि लाइक डिफरेंट एरिया से हैं। थोड़े थोड़ा आपको चंक्स रिमाइंड करवाना है, रिकॉल करवाना है। इसको करने के बाद हम इंटरव्यू का टॉपिक नेक्स्ट सेट है, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज 27 MCQs हैं लेटेस्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज भी डिफिकल्ट है, तो मैंने जहाँ लैंग्वेज डिफिकल्ट आ रही है वहां पे मैंने उसकी ट्रांसलेशन यानी उसको लिख दिया है आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बट ऑब्वियसली एग्जामिनर तो नहीं करेगा, लेकिन वंस यू हैव डन लाइक आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। तो वो मैं आपको करवाऊंगी और उसके बाद फिर उम्मीद है कि वो जो अगले वाला टॉपिक है इंटरव्यू वाला, वो भी आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और आपका एंड तक जो है वो हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो आपका लास्ट डे फ्राइडे को नेक्स्ट आ रहा है, उस दिन आपका मैं आपको कुछ और सारे मिक्स टॉपिक्स के साथ MCQs करा दूंगी। और इसके अलावा चैप्टर 9 जो आपका है वो भी मैं साथ ही इंशाल्लाह उसको देखना है फोकस में। अभी मैं आज ये करवा लूँ, फिर मैं चेक करती हूँ कि कल मुझे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो पहले मैं रख लूँ। और उसके बाद यानी कि जैसे हम कोशिश कर लेते हैं कि चैप्टर 9 रिवाइज कल कर लेते हैं, क्योंकि बाकी टॉपिक्स फिर भी आपको काफी समझ आ जाएगी। बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा था कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है, जिसमें ईमेल वगैरह है, वो आप करवा दें। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको ये दो टॉपिक्स प्लस कुछ MCQs इंपॉर्टेंट करवा के कल मैं आपको पहले जो ICAP की बुक है चैप्टर 9 एज इट इज हमने किया था, मैं आपको उसमें से सारी रिवीजन करा दूंगी। और कुछ जो पॉइंट्स टॉपिक्स रह जाएंगे हम वो क्विकली अगली जो क्लास आएगी फ्राइडे को उसको हम कर लेंगे, और साथ ही मैं आपको MCQs भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो जी, आपके कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग? जी हाँ, अली असगर, आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करिए, वो कल करा दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। जी, आप मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है रेस्कर। आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में कह रही है जो आपका टॉपिक है जिसमें ईमेल वगैरह है ना सारी, वो हमने करनी है। और वो चैप्टर 9 किया था CA की बुक से। हाँ जी, बिल्कुल सही हो गया, वो कल कराएंगे करेंगे इंशाल्लाह। तो हम करने लगे हैं। इसमें टॉपिक आया है सबसे पहले, जो कहते हैं ना मिक्स से टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन आपको इसका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने देखा था कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी होती है, यानी कि डेलिब्रेशन होती है। डेलिब्रेशन खुद से करना, स्पॉन्टेनियस अचानक होना। तो अचानक होना नहीं होता, इसलिए लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी, एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। डेलिब्रेशन सोच के करो। इम्पर्सनैलिटी यानी पर्सनल नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आपको फॉर्मेलिटी चुके रखनी है, तो अगला पॉइंट भी फॉर्मेलिटी है। और ब्रेविटी में शॉर्ट एंड कंसाइज होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जब आप कोई अपनी कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करते हैं, उसमें आपको देखना चाहिए कि अथॉरिटेटिव होनी चाहिए कम्युनिकेशन, कि जहां से आई है वो एक सुपीरियर पर्सन से आई हो। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी इसमें न्यूट्रल होना चाहिए, अनबाइस्ड होनी चाहिए। रेगुलेशन का मतलब ये है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन आपको अगर फॉलो करते हैं, आप उसे फॉलो करोगे। और जैसे होता है ना कि जो कंपनी होती है, जैसे कंप्लायंस रिपोर्ट लिखी जाती है, कंप्लायंस रिपोर्ट में वो क्या कहते हैं कि आपने सारे रूल्स को फॉलो किया हुआ है। फिर इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, वो आपको वैसे ही समझ आ गई है, इफेक्टिव जो कि असर वो डाले जो आप चाहते हो। एफिशिएंट होनी चाहिए, यानी बहुत शॉर्ट तरीके से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आप उसका रिजल्ट निकले। और उसके पब्लिक रिलेशन का मतलब है कि आप लोगों के साथ बना के रखेंगे, कंपनी की से बने, कंपनी की गुडविल बने, इसका ये मतलब है। इसके बाद जब हमने ये देखा कि प्लानिंग का बिजनेस मैसेज को करते वक्त हमने 4 चीजें ध्यान में रखनी है, और मैंने आपको जब ये पढ़ाया था मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत दफा ICMA के भी पेपर में कई दफा इस पे सवाल पहले भी आता जब सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो इसमें हमने देखना है कि 4 चीजों को हम ध्यान में रखेंगे जब भी किसी कम्युनिकेशन को प्लान करेंगे, चाहे वो कोई स्पीच हो, चाहे वो एक लेटर है, कुछ भी हो। उसके लिए पहले ऑब्जेक्टिव देखने हैं, फिर आप ऑडियंस कौन है वो लोग जो आपका मैसेज रिसीव करेंगे। और आपको ये भी मैंने बताया था कि एक लफ्ज हम यूज करते हैं, की रीडर। की रीडर वो होता है जिसने आपका मैसेज पढ़ने के बाद उस पर फैसला करना है।
तो उसे की रीडर आप कहते हैं, लाइक अ मैसेज इज मेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ऑडियंस को देखना है, फिर स्ट्रक्चर आपने देखना है कि जो भी आप मटेरियल, जैसे एक होता है ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जब हम कोई भी टॉपिक लेते हैं तो पहले सारा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में होता है कि कौन सी चीज है, क्या ये वाला जो डेटा है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ठीक है, हमारी ऑडियंस के लिए ठीक है। तो हम उस चीज को देखते हैं, स्क्रीनिंग कर देते हैं। स्क्रीनिंग के बाद हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं, हम उसको ग्रुप्स में डाल देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे एक रिपोर्ट, फिर वही बात है, बनानी है, तो मैंने देखना है कि कौन कौन सी का डेटा जो है वो इस चीज के लिए आएगा। मिसाल के तौर पर आपने सेल्स कितनी हो गई हैं, उस पर डेटा सारा इकट्ठा करके डाल दिया। आपको एक एंटिसिपेटेड टाइम क्या था, यानी आपने, होता है ना कि एंटिसिपेटेड टाइम किसी प्रोजेक्ट का जैसे होता है कि आपने फला वक्त तक काम कर लेना था, तो लेकिन वो एक्चुअल टाइम गलत हो जाता है, यानी आप लेट हो जाते हो। तो ये सारी चीजें ग्रुपिंग करके आप बना लेते हो। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखा जाता है कि आपने क्या चीजें इस्तेमाल करनी है, डालनी है, डेटा ऑर्डर कैसे करना है, फॉर्मेट कौन सा रखना है इसका, लेटर, तुम लेटर लिखोगे या रिपोर्ट लिखोगे कि सर्कुलर लिखोगे, जो भी आपने सोचा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। और स्टाइल में आपने देखना है कि लैंग्वेज इसकी कैसी होगी, और किस तरह से आप इसको अपने आइडियाज को, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, विजुअल एड्स क्या लोगे, बहुत फ्रेंडली होगा कि बहुत ही फॉर्मल होगा। किसी भी कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव जो है वो रिलेशनशिप बनाने के लिए होते हैं, किसी चीज को कंफर्म करने के लिए होते हैं, किसी चीज को रिक्वेस्ट करते हो, किसी चीज पर कन्विंस करते हो, या सिर्फ मकसद इंफॉर्मेशन देना होता है। ये आपने तब पढ़ लिया होगा खत तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है। इसमें एक खातून ने, जूसर ब्लेंडर खराब था, ये एक सिनेरियो था, और उस पे उसने उसको इन्फॉर्म किया है कि भाई ये खराब निकला है, मुझे रिप्लेस कर दीजिए। तो इसमें हमने ये देखा था कि किसी भी मैसेज के दो हिस्से होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो मजीद चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। जैसे कि ये खातून का जूसर ब्लेंडर अगर खराब था, तो वो वापस लेना चाह रही है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि मेरा नुकसान पूरा करो, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि वो ये भी मालूम करना चाहती है कि ऐसा खराबी क्यों आई थी, और क्या यानी मजीद तो नहीं मैं लूंगी, या मेरे पास आ जाएगा, डिलीवर होगा तो दोबारा से खराब हो जाएगा, इस चीज को इंश्योर करना चाहती है। इसी तरह यहाँ पर जब आपको दिया था तब आपने पढ़ा होगा, चॉकलेट बार की एड थी, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपको बेचना इस यानी बार को, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था कि आप, यानी आप हमारी जो है उससे आपका सेटिस्फैक्शन होगा, आपका हंगर सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे कि जी आपने पहले बताना है कि आपको बहुत एनर्जी लैक कर रही है, ठीक है, और उसके बाद आपने बताना है कि इसका एक्सपीरियंस बहुत सही होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, या हमने इसको टेस्ट किया हुआ है, इस तरह करके। यानी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अगर कोई आए जिसमें आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अलग करने हो, तो प्राइमरी इज द बेसिक, सेकेंडरी इज ऑफ सेकेंड इंपॉर्टेंस। उसके बाद ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो उनके पहले पर्सनल फैक्टर्स देखते हैं। पर्सनल फैक्टर का मतलब है आपके वो क्या लगते हैं, किस जगह से आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन कितनी है उनकी, उनका एटीट्यूड, इंटरेस्ट, आर दे सीरियस अबाउट द मैटर यू आर डिस्कसिंग, आर दे वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द टॉपिक, दैट इज देयर एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, और उनका एज ग्रुप क्या है, इवन उनका जेंडर क्या है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। दूसरी चीजें हम देखते हैं कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स। कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर का मतलब है उनके अलावा और इर्द गिर्द के हालात क्या है। उसमें देखा जाता है कि फिजिकल कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स देखे जाते हैं, वहाँ जगह, उसकी फैसिलिटीज, उसका यानी नॉइज से पाक होना, डिस्ट्रैक्शन ना होना, या जो भी सिस्टम वहाँ पे काम कर रही है, कोई माइक है या आपको कंप्यूटर चाहिए, वो सारा का सारा ठीक हो। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इसमें आपने देखना है कि वो पर्सन जिस वक्त आप उनको बुला रहे हैं, वो ऐसा टाइम तो नहीं है जहां पर वो दे आर ऑलरेडी बिजी, या ऐसा भी बाजुकात होता है कि आप कुछ लोगों को व्हेन दे आर बिजी एंड यू इन्वॉल्व देम इन सम डिस्कशन, तो उनका मेंटली प्रेजेंस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। या वो किसी प्रोजेक्ट पे इस वक्त काम कर रही हो तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत है, वो स्ट्रेस में है, तब आप क्या बात करेंगे, किस तरह बात करेंगे, ठीक है।
या कोई ऐसी खबर तो नहीं है जो उनके लिए एम्बैरेसिंग होगी, जिससे उनको शर्मिंदगी होगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं कि वो हमारा इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर करना का मतलब है कि आपने सबसे पहले देखा क्या आपने मैसेज में डालना है, कितना बड़ा है, क्या तरतीब दूं, क्या वही बात जैसे मैंने अभी कहा है कि खत बनाऊं कि लेटर रिपोर्ट बनाऊं, ये देखा जाता है। यहाँ पर एक लफ्ज हाईलाइट किया था, अपेंडिक्स। मैंने आपको ये पढ़ा दिया रिपोर्ट के अंदर कि अपेंडिक्स एक सपोर्टिंग पार्ट होता है, सप्लीमेंट्री पार्ट होता है रिपोर्ट का। और वो उसमें आप सीवीज या डेटा कोई एनालिसिस, कोई पिक्चर्स रख सकते हो। उसके बाद एक टर्म आपको सिखाई थी कि जब भी कुछ आप लिखते हो मैसेज में, उसमें एक लॉजिकल प्रोग्रेशन होती है। ये मैंने आपको वैसे ही समझाया था। लॉजिकल प्रोग्रेशन का मतलब है, प्रोग्रेशन कहते हैं डेवलपमेंट को। कोई चीज ग्रेजुअली इम्प्रूव करती है, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पर जब भी आप कोई चीज प्रेजेंट करते हो, उसमें एक लॉजिकल प्रोग्रेशन भी देखी जाती है कि मैसेज को जब ऑर्डर किया जाता है तो कैसे आहिस्ता आहिस्ता आपका रीडर एक हल्की सी इंफॉर्मेशन से एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन की तरफ चला जाता है। और इसके बाद एक क्रोनोलॉजिकल लफ्ज नीचे आपको नजर आ रहा लिखा हुआ, ये बहुत ज्यादा एक कॉमन चीज है। एक तो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे आपने देखे, क्रोनोलॉजिकल सीरीज भी आपने देखे, जो कि टाइम वाइज डेट वाइज आप अपने एक्सपीरियंस को लिखते हो। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी का मतलब है कि आपने क्या तरतीब रखनी है, क्या आपने टाइम वाइज देना है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था क्रोनोलॉजिकल में भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं। एक जो लॉजिकल होता है ना क्रोनोलॉजिकल, उसमें जो काम सबसे पहले किया होता है उसको सबसे पहले बताते हैं, फिर अगला फिर अगला। लेकिन रूल ये है कि जब आप कोई मिसाल के ऊपर अपना सीवी देते हो तो आप हमेशा लेटेस्ट खबर पहले देते हो। तो इसे कहते हैं आप क्या कर रहे हो, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो। ठीक है, या इसे रिवर्स्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं कि ये रिवर्स टाइम आप ले रहे हो। और इसके बाद इंपॉर्टेंस वाइज भी आप कह सकते हैं किसी चीज को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आते हैं। एक और टर्म हम यूज करते हैं, मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, पहले आपको शायद नहीं पढ़ाई हुई। वो होती है एक टॉप डाउन अप्रोच होती है। ठीक है, एक बॉटम अप अप्रोच होती है। टॉप डाउन अप्रोच में पता क्या करते हो, आप क्या करते हो कि सबसे पहले जो रिजल्ट निकला था ना किसी चीज का, वो पहले प्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, और जो आपका बॉटम अप है उसमें आपने जिस तरतीब से आपने रिसर्च की है उसी तरह ही बताते हैं। ठीक है, आप क्या कह रही हैं, कॉशनरी नोट फातिमा शाहिद, इसके अंदर लिखा हुआ आपको नजर आया है। देखिए, वैसे कॉशन कहते हैं बहुत ही केयर करने को, मोहतात रहने को। ठीक है, एक सवाल पूछा जा रहा है कि एक क्वेश्चन है, सिनॉप्सिस इज अ प्रीफेटरी पार्ट ऑफ अ लॉन्ग रिपोर्ट बट आंसर लिखा है सप्लीमेंट्री पार्ट 1000 BC में। नहीं, ये जो सिनॉप्सिस है ना, ये इसका प्रीफेटरी पार्ट होता है। प्रीफेटरी होता है शुरू में। या आप एग्जेक्टिव समरी देते हो या सिनॉप्सिस देते हो। ठीक है, समझ रही बात को। नहीं नहीं, ये गलत है 1000 BC में। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि 1000 BC को आप पढ़ जरूर लो, आपको खुद ही पता चल जाता है कि कौन सा सवाल इसमें गलत है। उसमें कुछ मार्क गलत हुए हैं क्योंकि वो नोट्स हैं, वो लोगों ने बनाए हुए हैं, तो आपको हम पास ऑन कर देते हैं कि चलिए क्वेश्चन तो बने हुए हैं ना, आप उसको देख लें। और वैसे भी आपको जो पेपर में सवाल आएगा ना, वो सिनॉप्सिस नहीं पूछेगा, आपको वो एग्जेक्टिव समरी पूछेगा ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए आप इस तरह से इसको करें। तो कॉशन जो होती है ना, कॉशनरी किसी कोई चीज, वो होती है एहतियात करना किसी चीज को, मोहतात होके चलना। अच्छा जी, स्टाइल आप यूज करेंगे कि आप किस स्टाइल से बात करेंगे, किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान करना है, कौन सा मीडिया चाहिए आपको, कौन सा ऑडियो विजुअल एड चाहिए। दिस इज मेकिंग योर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर एक चीज और बताई गई थी, जब हम मीडिया सेलेक्ट करते हैं तो हम टाइम को कंसिडर करते हैं, देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है तो डायग्राम के जरिए क्लियर करते हैं, रिटन रिकॉर्ड चाहिए तो जरूरी खत लिखते हैं, इसलिए हम, या रिपोर्ट लिखते हैं तब हम उसकी ऑडिट ट्रेल हमें चाहिए होती है, उसका रिकॉर्ड चाहिए होता है। सेंसिटिविटी अगर है कि एक मैसेज है तो आप उसको फेस टू फेस डिस्कशन में आप कर लेंगे डिलीवर, रादर देन कि आप उसको लिख कर देंगे। कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपने देखी कि ये जो है कि कहीं कोई
ज्यादा टाइम तो नहीं जाया हो गया किसी का, या किसी के मनी तो नहीं ज्यादा लग गई, और कितनी हद तक आपको इंटरेक्शन की जरूरत है। ये असल में लिखा है, ये वो बेसिस है जिसके ऊपर आप क्या करते हो, एक मीडिया सिलेक्ट करते हो, ठीक है, किसी मीडियम को, कि आपने फोन करना है या खत लिखना है। अच्छा, ये पॉइंट तब भी मैंने आपको अलग से हाईलाइट किया हुआ है कि ह्यूमर का इस्तेमाल हमने कहा कि बहुत अच्छा है। जो हर्टा मर्फी की बुक है ना, उसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। उसमें भी उसने बकायदा इसको बड़ा प्रोमिनेंटली लिखा है। उसने कहा है कि ह्यूमर इस्तेमाल करो, बिकॉज ये बात ठीक है कि इसके अंदर लिखा है ह्यूमन टच शो करता है, लाइक यू आर अ ह्यूमन बीइंग, एंड इट्स फील लाइक कि आप जो है खाली सांस नहीं ले रहे, आपको कोई चाम भी नजर आ रहा है जिंदगी में, तो दैट इज गोइंग टू बी ह्यूमर। एक होता है सेंस ऑफ ह्यूमर होती है लोगों में। एक और लफ्ज यूज हम करते हैं विट्टी। कुछ लोग बहुत विट्टी होते हैं, WITTY। ये भी वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा फन को, यानी ह्यूमर को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन ये बात बहुत जरूरी हर्टा मर्फी ने लिखी अपनी बुक में, कि आपने ह्यूमर का इस्तेमाल ध्यान से करना है। किसी को ऑफेंड नहीं करना आपने, किसी को यानी नाराज नहीं करना, ये चीज का आप ध्यान करेंगे। और उस यानी अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन जब यानी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पे टॉपिक था ओरल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन का, जिसमें लिसनिंग स्किल के ऊपर था। और मैंने आपको यहाँ पर पता है क्या बताया था, असल में ये है गुड लिसनर की क्वालिटीज। और लिसनर पर मैंने आपको बड़ी दफा बताया है, बहुत ज्यादा सवाल आएंगे आपको लिसनर्स के ऊपर। लिसनर अपना माइंड ओपन रखता है, बाइस्ड नहीं होता, जजमेंटल नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करता है, और कंसंट्रेट करता है जो चीजें डिस्कस हो रही हैं उसके ऊपर, यानी वो इतना हल्का नहीं लेता चीजों को, और पूरी एफर्ट के साथ इंटरेस्ट लेके सुनता है, और मेन आइडियाज को पिक करता है, और उसे पता चल जाता है कि मेन आइडिया सपोर्टिंग डिटेल से किस तरह फर्क है। फिर वो इंटरप्शन नहीं करता, पूरी बात पहले सुन लेता है, फिर अगर जरूरत पड़े तो सवाल पूछता है, क्रिटिकली चीजों को इवेलुएट करता जाता है, और उसे पता चल जाता है कि जो स्पीकर है वो कहीं बायस तो नहीं हो गया, कुछ चीजों को ओमिशन खराब निकाल तो नहीं रहा, एजम्पशंस तो नहीं लगा रहा। और इसके अलावा वो पूरी प्रेपरेशन के साथ उसको सुनता है, और फिर उसके बाद नोट डाउन भी करता है, ठीक है। फिर हमने अगला एक टॉपिक था जो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर कमेटी। कमेटी क्या है, ये आपकी फेस टू फेस मीटिंग में होता है, जिसमें आपने देखा था, जब कहा था ना आपने, आपके पास है एक हेडिंग है आपकी ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है, आपके सिलेबस आउटलाइन में, लेकिन उन्होंने उसकी डिटेल कोई नहीं बताई। आप अगर मीटिंग में बैठे हैं, निगोशिएशन कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, वो भी ग्रुप डिस्कशन होता है। इसी तरह ये कमेटी आपने बना दी, तो ये क्या है, ये भी एक ग्रुप डिस्कशन है। तो यहाँ पर एक ग्रुप को आप लेते हो, और इसमें मैंने कुछ ऐसे मिसालें आपको दी थी, ये जो कि मैंने एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दिया था, मैंने सिर्फ आपको इसलिए पढ़ाया था कि थोड़ी सी एक चीज में प्रॉब्लम आ रही है, कि जिन जो लोग टीचर्स ये एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ सीए की बुक पढ़ाई जाए कई फिजिकल क्लासेस के अंदर, तो यकीनन उनके जहन में होगा कि इस किताब में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कुछ चीजें बता दी थी। मैंने नाम बताए थे, न्यू प्रोडक्ट कमेटी एक बना दी हमने। वो क्या करती है, वो आपको नई प्रोडक्ट के असेस करती है, एनालाइज करती है, और देखती है उसकी फिजिबिलिटी, कि भाई हमें नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए कि नहीं। रिम्यूनरेशन कमेटी, रिम्यूनरेशन कहते हैं मुआवजे को, सैलरी, वेजेस को। तो ये कमेटी जो है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सब कमेटी के तौर पर अक्सर काम करती है, और वो एग्जीक्यूटिव्स जो है, जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, उनकी रिम्यूनरेशन यानी उनकी सैलरी वगैरह को सजेस्ट करती है। एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग होते हैं, या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लोग होते हैं। ट्रस्टीज मैंने आपको बताया था, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्या है, ये लोग होते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है, ये मिलकर जब एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के ऊपर काम करते हैं, तो हम उसे एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं, ठीक। फिर हमने ये देखा था कि कमेटी जो एक ग्रुप बनाकर काम कर रही है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का बड़ा सोर्स होती है, यानी नए आइडियाज जनरेट करती है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट स्किल्स और एबिलिटीज के लोग यहाँ पर आपको इकट्ठे होते हैं। और ये भी देखा गया कि कमेटी अगर फायदेमंद हुई तो वो क्यों फायदेमंद कहलाती है, बिकॉज बेनिफिट्स आउटवे कॉस्ट। बेनिफिट का पलड़ा भारी होता है, कॉस्ट कम होती है। यानी पैसा खर्च हुआ, टाइम खर्च हुआ, वो कुछ भी अहमियत नहीं रखता जितना कि फायदा हो जाता है। तो कमेटी के बनाने का आपको फायदा हुआ, इस ग्रुप को तश्कील देने का। उसके अलावा मेंबर्स जो हैं वो कलेक्टिवली अप्रोप्रिएटली आपके पास स्किल्स रखते हैं और वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होते हैं एक कमेटी का। और जो उसकी अगर चेयर कोई हेड है कमेटी का, वो एक इफेक्टिव होना चाहिए। और हर कमेटी को एक वेल डिफाइंड टाइम, अथॉरिटी, उसको स्कोप दिया जाता है। अगर कोई चीज ऐसे ना हो तो फिर कमेटी बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद आप एक मुनासिब साइज ग्रुप का लेते हो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेते, ठीक है, और बहुत थोड़ा भी नहीं लेते। 3 लोग अगर मिलकर कमेटी बना के बैठे हैं तो वो क्या इसमें से प्रोड्यूस करेंगे, या 2 लोग। और इसके बाद जिस तरह आपको मैंने मीटिंग में पढ़ाया है कि मिनट्स बनाए जाते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी जब एक डिस्कशन हो जाता है उसके मिनट्स बनते हैं और वो सबको सर्कुलेट कर दिए जाते हैं, ताकि किसी को कोई शक ना रह जाए कि क्या क्या फैसले हुए। फिर आपको एक टर्म बताई थी टीम ब्रीफिंग, सिर्फ इसलिए बताई थी कि अगर वो इस्तेमाल आ जाए, फिर ये भी सीए की बुक से है। टीम ब्रीफिंग का मतलब असल में क्या होता है कि आप जो टीम बनाते हैं उसको ब्रीफ करते हैं, उसको समझाते हैं कि उन्होंने क्या काम करना है। यानी उनके जेडीज, जॉब डिस्क्रिप्शंस बता दी जाती है। और बार बार कई दफा आप उनको बुलाकर उनको असेस करते हो और फिर उनको ब्रीफ करते हो सब कुछ। इसका फायदा ये होता है कि लोग डायरेक्टली जब आपसे बात करते हैं तो रूमर्स नहीं फैलते, ठीक है, और प्रोग्रेस जो है वो अचीव करते हो। और आजकल के दौर में टीम जो है बहुत पॉपुलर है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आप समझ लें कि टीम्स बनाकर उनको दे देते हैं काम। और जैसे मैंने आपको याद हो, मैंने आपको तब मिसाल दी थी कि एक दफा इंटरव्यू किया हुआ था स्टीव जॉब्स का, तो उसने ये कहा था कि मैं क्या करता हूँ, मैं टीम्स बना देता हूँ, एक हेड बना देता हूँ। वो एक प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी मार्केटिंग, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सब चीजों के लिए वही जिम्मेदार होते हैं। कॉन्फ्रेंस आपके सिलेबस में अलग से है। कॉन्फ्रेंस को सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि कॉन्फ्रेंस इज अ यूजफुल वे ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर लार्ज मेंबरशिप स्प्रेड ओवर वाइड एरिया। जैसे कि ट्रेड यूनियन के लोग हैं, प्रोफेशनल बॉडी या अकाउंटेंसी नेटवर्क के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, कोई भी है, तो वो एक बड़े बड़े लेवल पर उनकी एक होती है। और आमतौर पे ज्यादातर कॉन्फ्रेंसेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होती हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा चीजों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है डिस्कशन का। ठीक हो गया। इसके बाद ओरल कम्युनिकेशन, और आपको मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब भी आपको सवाल आएगा ओरल कम्युनिकेशन का, तो दे वुड गिव यू अ कंट्रास्ट बिटवीन ओरल एंड रिटन। वहां पर आपने बताना है कि इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस में हमने ये देखा था कि ये एक टाइमलीनेस इसके अंदर है, यानी फौरन बात हो जाती है, इंटरेक्शन भी हो जाती है लोगों से फेस टू फेस, आपको एक फीडबैक भी ले लेते हो, ठीक है। और जब सामने बात करते हो ओरल, तो उसमें आपके पास वर्बल नॉन वर्बल सिग्नल्स कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज देखे थे कि कभी कभार मिस परसेप्शन हो जाती है, और यानी आप किसी चीज को गलत ले लेते हो। जब आप एक चीज को गलत ले लेते हो किसी के मे बी नॉट प्रॉपरली कम्युनिकेट करने की वजह से, तो आपके दिमाग पे उसका बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ जाता है। इसके अलावा मेमोरी पे आप रिलाई नहीं कर सकते, इसका कोई एविडेंस नहीं होता, यानी ऑडिट ट्रेल नहीं होता इसका, ठीक है। इसके अलावा ये स्पॉन्टेनियस चूंकि होती है, इसलिए आप प्लानिंग नहीं कर पाते, आप इसमें गलतियां बहुत सारे करने के चांसेस होते हैं। और इसके बारे में शायद मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि जो ओरल कम्युनिकेशन होती है इसमें पर्सनल प्रोनाउन बहुत इस्तेमाल होते हैं। ये भी एक सवाल है, बहुत दफा आता है। पर्सनल प्रोनाउन यानी आई, वी, दे, यू का इस्तेमाल बहुत आता है, लेकिन जब आप रिटर्न करते हो तो आप बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव होके लिखते हो, आप ज्यादा न्यूट्रल होके लिखते हो, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज एक और ये भी है कि जो लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं वो अपनी मोनोपोली बना लेते हैं, और वो फिर बहुत ही ज्यादा
यानी अफेक्ट करते हैं डिसीजंस पर और लोगों पर। ये हमने इसमें देखा था। इसके बाद एक टॉपिक है, ये टॉपिक सीए की बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। और ये किस चीज का हिस्सा है? ये है ओरल कम्युनिकेशन का। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन का है। आपकी बुक में उन्होंने इसको अलग से नहीं बताया हुआ। ठीक है, मीटिंग जरूर है जिसमें निगोशिएशन भी आ जाती है, लेकिन आपको ओरल कम्युनिकेशन कहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक कहीं नहीं है। लेकिन मैंने आपको फिर भी समझ ले कि समझा दिया था कि कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब दो डिफरेंट लोग या दो से ज्यादा लोग किसी बात पर डिसएग्री करते हैं, कोई सी पॉइंट ऑफ व्यू पे फर्क हो जाता है उनका। ठीक है, और होता क्या है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के बारे में सोचती है, ये सादा अल्फाज में बता रही हूँ कि ए पार्टी बी के बारे में सोचती है कि बी पार्टी मेरे उन तमाम चीजों को नुकसान पहुंचाएगी या अफेक्ट करेगी जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह बी पार्टी ए के बारे में समझती है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और ये भी बुक में लिखा हुआ है कि जितने मर्जी क्लोज रिलेशनशिप भी हो, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हो जाता है, क्योंकि दो लोग एक जैसे कभी 100% नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आता है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसके 3 व्यूज हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लोगों के। एक आपका व्यू है ट्रेडिशनल, रवायती, जो कहता है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा ह्यूमन रिलेशन व्यू, ये क्या है? वो इंसानों के रिलेशन को समझता है, थोड़ा मॉडर्न है, और वो समझता है व्यू कि जहां दो लोग इकट्ठे होंगे लड़ाई तो होगी, इसको मैनेज करना सीखो। और जैसे से लिखा है इनएविटेबल, इनएविटेबल मीन अनएवॉइडेबल, होके रहेगा। और इंटरेक्शनिस्ट व्यू जो है बहुत ही मॉडर्न व्यू है सबसे ज्यादा, जो कहता है कि जब इंटरेक्शन होगी तो आपकी झगड़ा होगा, तो झगड़े तो अच्छे होते हैं, इससे आप ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हो, क्योंकि इस तरह अगर कोई थोड़ा बहुत तजाद आएगा तो ग्रुप जो है ना वो अच्छे डिस्कशन की तरफ जाएगा, वरना ग्रुप जो है स्टैटिक रहेगा, स्टेगनेंट रहेगा। ठीक है, यानी रुका रहेगा और उसमें कोई तरक्की नहीं आएगी। फिर इसके बाद हमने कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होता है जिसे फंक्शनल कहते हो, डिस्ट्रक्टिव किसे कहते हो? डिसफंक्शनल। कंस्ट्रक्टिव आपको हर तरफ कंपनी के फायदे की तरफ जाएगा, कंपनी के गोल्स को अचीव करेगा, लोगों के दरमियान कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म करेगा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव जो है वो नुकसान बहुत कर देगा, कंपनी के गोल से ले जाएगा, लोगों में ज्यादा हार्श किस्म की फीलिंग्स आ जाएंगी, लोग एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर ये खैर ये वाला जरा कुछ ज्यादा है, आप इसको आई मीन आई कैन स्किप इट, इसको छोड़ सकते हैं, फिर आपने पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। इसमें एक टर्म मैंने सिखाई थी, एम्पायर बिल्डिंग, लिखी हुई है यहाँ पर। एम्पायर बिल्डिंग का मतलब होता है जब आप अपने गिवन राइट्स में से ज्यादा अपने राइट्स मिसयूज कर लो, यानी जितनी आपको दी गई है अथॉरिटी, आप अथॉरिटी से ज्यादा यूज कर लो। ये सारी चीजें लोगों में नजर आती है जिनमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद हमने एक आपको बात सिखाई थी, इंक्रीमेंटल अप्रोच। ये कहीं भी इस्तेमाल लफ्ज हो जाता है। इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब है कि ऐसी अप्रोच जिसमें आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल करते हो छोटे छोटे रेगुलर स्टेप्स में। तो वो कहता है कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान से हैंडल करो और फेस टू फेस बात करो, वरना वार्निंग दो, लिखकर वार्निंग दो, नहीं मानता तो निकाल दो। ठीक है, कंपनी से निकाल दो। और फिर आपने देखा कि कुछ लोग जनरली ऑर्गेनाइजेशन को जो हैंडल करते हैं, वो लोगों को उनकी सीट बदल दी, माहौल बदल दिया, उनका आपस में रिलेशन बदल दिया कि वो इसका बॉस था तो दूसरे बॉस के अंडर ले जाओ, मसले को खत्म कर दो। ठीक है, तो आपको या फिर लोगों की ट्रेनिंग कराओ, काउंसलिंग करो, उनका बिहेवियर चेंज करो। ये मैंने आपको इसमें बताया था कि ये तरीके हैं ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ओरल डिस्कशन के जरिए लोगों के साथ बात करती हैं और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती हैं। फिर आपको मैंने ये, मैं बस सिर्फ डायग्राम से समझाऊंगी, बाकी डिटेल आपको टाइम हुआ तो पढ़ लीजिएगा। कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के 5 तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ में तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म करते हैं, किसी में नहीं करते। अगर वो कॉम्पीट करते हैं, इसे कंपटीशन कहते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी से पूरा मुकाबला करती है और एक जीत जाती है, वो अपनी बातें मनवा लेती है। इसमें इस कैफियत को हम कहते हैं विन लूज, एक जीतता है एक खो देता है। और क्या होता है, जो भी फायदा नुकसान हो बस हो जाता है।
जो होता है अवॉइडिंग वाला, दोनों पार्टियां उससे हट जाती हैं और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं करती। दोनों ही जब नहीं करती, कोऑपरेट भी नहीं करती, अपना मनवाती भी नहीं, असर्ट भी नहीं करती, तो इसको हम कहते हैं कि ये कौन सी सिचुएशन आ जाती है, लूज लूज, ना आपको मिला ना मुझे मिला। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ पार्टली तुम लूज करते हो, पार्टली मैं लूज करती हूँ, पार्टली तुम विन करते हो, पार्टली मैं विन करती हूँ, मैं कुछ अपना छोड़ती हूँ, कुछ आप अपना छोड़ते हो, दरमियाना सा रहता है सब कुछ, अपनी बात मनवाना, असर्टिवनेस और कोऑपरेशन। इसको हम लूज लूज भी कह सकते हैं, ज्यादातर लूज लूज लोग इसको मानते हैं क्योंकि पूरा नहीं मिलता ना, इसलिए। एकोमोडेटिंग जो होता है, इसमें आप फुल कॉपरेट करते हो, दूसरी पार्टी को अपने अंदर एडजस्ट कर लेते हो, उसके टाइमिंग्स को, हर चीज को एडजस्ट कर लेते हो। और ये भी एक काइंड ऑफ विन लूज तो होती है, या लूज विन, लेकिन इसमें फोर्सफुल नहीं होती, पूरे कॉपरेशन के साथ होती है, और कोई भी किसी को असर्ट नहीं करता, अपना आप नहीं मनवाता। कोलैबोरेशन जो होती है वो मैक्सिमम कॉपरेशन, मैक्सिमम असर्टिवनेस, जिसमें झगड़ा इस तरह से खत्म होता है कि दोनों पार्टीज एक नए रास्ते पे चल पड़ती हैं और नए तरीके से मसले को हल करती हैं, और बाजुकात ये बहुत ही अच्छा रहता है, और कोलैबोरेशन कहते हैं विन विन। ठीक हो गया? तो ये आपकी डिटेल बाकी लिखी है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको सारा फॉर्मूले साथ साथ लिख दिए हैं। और इसके बाद आपको अगला पॉइंट क्या है, इसी से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जल्दी जल्दी से खत्म यानी हो जाए, लेकिन बात भी समझ आ जाए। कि जब आपको कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको आपने रिजॉल्व करना है, एक तरीका है निगोशिएट कर लो। देखो, रिजल्ट कुछ भी निकले, जो ऐसे कोलैबोरेशन निकले, कोऑपरेशन निकले, कुछ भी निकले, लेकिन तरीका क्या था, हमने निगोशिएट किया। निगोशिएट में आपके वही जो आपने पढ़ा था ना, नॉर्मिंग फॉर्मिंग स्टेज, ये वही स्टेजेस इस पे भी अप्लाई होती हैं। ये हटा मफी की बुक पे इसको अलग से दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर याद रखोगे एक बात, निगोशिएशन में थर्ड पार्टी नहीं होती, दोनों पार्टीज आपस में फैसला करके, कुछ ले और कुछ दे पर फैसला कर लेती है, ठीक हो जाता है। दैट इज कॉल्ड निगोशिएशन, एंड यू हैव अनदर वर्ड फॉर दैट, दैट्स कॉल्ड बार्गेनिंग। मीडिएशन का मतलब होता है कि एक थर्ड पार्टी जो कि दोनों को अलग अलग समझाती है, उन्हें बात ऑल्टरनेटिव बताती है कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन अपना डिसीजन उन पर नहीं सौंपती, अपना डिसीजन नहीं देती, वो डिसीजन खुद करते हैं, आप सिर्फ उनको हेल्प करते हो। कंसिलिएटर तीसरा पर्सन है, ये पर्सन जो है, ये बेचारा सबसे कम इंट्रूड करता है, मुदाखलत नहीं करता, सिर्फ क्या करता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही होती है, वो उनको बात करने पे मजबूर करता है, समझाता है, और कहता है बात तो करो, और फैसला वो खुद ही कर लेते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद आर्बिट्रेटर ज्यूरी है, जो जज है, जो आपका फैसला कराता है, एक थर्ड पार्टी है, न्यूट्रल तो होती है, लेकिन फैसला आपको मानना पड़ता है, ये फैसला वो करता है, ओनली एक ही पास पार्टी है जो कि फैसला करवाती है। इसके बाद आपके पास आता है कम्युनिकेशन पैटर्न, हमने पढ़ा था, और इसमें हमने ये देखा था कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं, बाकी तो आपको पता है, ऊपर लिखा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनली तो आपको पता है। ऑटोक्रेटिक जो लीडर होते हैं, उनके प्रेजेंस में कम्युनिकेशन डाउनवर्ड जाती है, ये बात याद रखिएगा। और जो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं, उसकी कम्युनिकेशन टू वे जाती है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, वो बात मनवाते भी हैं और बात सुनते भी हैं। ठीक है जी, अजान के बाद बताती हूँ।
जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में और वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है उसमें के क्या काम लिखे हुए हैं यहाँ पे। जाहिर बात है इंस्ट्रक्शंस देना, डायरेक्शन देना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करना और इसके अलावा कंट्रोल एक्टिविटीज करना और इसके अलावा वर्टिकल में अगर आप पढ़ लेते हैं तो दे रिपोर्ट बैक टू अथॉरिटीज। ठीक है, वर्टिकल सिर्फ डाउनवर्ड थोड़ी होती है। हॉरिजॉन्टल में आप ना सिर्फ एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हो और सारी एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज तरीके से चलती हैं और बल्कि आप अपने लोगों के साथ अच्छे रिलेशन भी मेंटेन करके रखते हो। इसके बाद यहाँ पर है विजुअल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था और ये विजुअल कम्युनिकेशन का एक पार्ट हमने आपकी जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है उसमें भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा ही आपको बेहतर देती है और यानी इफेक्ट। और एक टर्म हमने सीखी थी इसमें, विजुअल लिटरेसी। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ में आपको नजर आ रही है, एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम विजुअल इमेजेस। इसे विजुअल लिटरेसी कहते हैं। जो लोग किसी इमेज के अंदर से मीनिंग्स को निकाल सकते हैं उनके अंदर ज्यादा विजुअल लिटरेसी होती है। ठीक है, और ये बात भी देखी गई कि खाली पिक्चर्स का इस्तेमाल करना और वर्ड्स ना यूज करना, ये खाली वर्ड्स का इस्तेमाल करना, इससे उतना इफेक्ट नहीं आता जितना कि आप दोनों की कॉम्बिनेशन से लेके आते हो। ठीक है, आप वर्ड्स के साथ साथ एक्सप्लेन भी करो, साथ को पिक्चर दिखाओ, द पीपल वुड अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने से अगर कोई तस्वीर आपने दिखाई है या कुछ, तो उसे नहीं समझ आ रही कि किस पर्पस के लिए दिखाई है, तो आप इसको ध्यान से यानी एक्सप्लेन कर देते। उसके बाद ग्राफिक्स की इसमें बात आई थी जिसमें कि बहुत सारे ग्राफिक्स के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है और इसमें आपको मैंने ये सिखाया था कि एक आउटलाइन चार्ट होता है जो कि एक आउटलाइन बना देता है, चाहे आप लाइनों की शक्ल में दिखाओ, बॉक्सेस की शक्ल में दिखाओ, ये सर्कल की शक्ल में दिखाओ, इसे आप कहते हैं कि ये एक आउटलाइन चार्ट है। इसका फायदा ये होता है कि जब स्पीकर इसको इस्तेमाल करता है या रीडर, तो आपका जो ऑडियंस है उसको समझ आ जाती है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके बाद और ये कितने पॉइंट पे पहुंच गया है, वो लोग ट्रैक पे रहते हैं। ठीक है, टेबल्स हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर जिसमें आपने किसी भी चीज का कंपैरेटिव एनालिसिस देना होता है। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की इंफॉर्मेशन टेबल्स में आती है, लेकिन कहा जाता है कि बहुत ज्यादा स्टफी किस्म के टेबल ना बनाओ। अगर उसमें डेटा बहुत ज्यादा आ गया तो लोग जो है वो ट्रैक से हट जाएंगे। बार ग्राफ है, आपने बार्स यूज करनी है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल करें या आप वर्टिकल करें तरीके से, लेकिन ज्यादातर ये जो एक्स और वाई एक्सिस जो होती है, दोनों यूनिट्स जो हैं, ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और डेटा क्लासिफिकेशन दोनों को दिखाती है। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर रंग भर देते हैं, उसके अंदर डिजाइन बना देते हैं ताकि जब लोग इसको देखें तो इजीली पढ़ सकें। और इसके अलावा आप उनके स्टैक यानी एक के ऊपर दूसरा चढ़ा देना, या जिस तरह ये आपको ब्लू कलर और रेड कलर नजर आ रहा है, इसको स्टैक बार कहते हैं। ये आप इससे जो भी आप दिखाना चाहते हैं उसको यूज करते हैं और साथ की बना देते हैं। पाई चार्ट पे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। पाई चार्ट जो है वो एक पाई की शक्ल का है, यानी केक की जैसी शक्ल होती है वैसा है, और उसका हर हिस्सा वो होल पूरे को चेक दिखाता है 100% को, और उसमें जितना परसेंट आपने दिखाना हो डेटा आप उसे अलग निकाल के दिखा देते हो। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कितने लोग क्रिश्चियन हैं दुनिया में, कितने मुस्लिम्स हैं, तो आपने 100% जितने भी लोग हैं उनकी कैटेगरी आपने यहाँ पर रिलीजन वाइज बता दी। लाइन ग्राफ जो होते हैं वो एक लाइन या दो या ज्यादा लाइनें
आप बनाकर बताते हो कंपैरिजन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जिस तरह से कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि कौन से रंग जो है किस वाले को कंपेयर कर रहा है। तो वो ये ज्यादा लिटरेसी रेट के ऊपर था कि कितने % लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। इसके बाद था एरिया ग्राफ था। एरिया ग्राफ जो है उसको लाइन ग्राफ की एक्सटेंशन कहते हैं। लाइनें तो बनी होती हैं लेकिन फिल कर दी जाती है और वो उतना कैपेसिटी को, उतनी स्ट्रेंथ को शो करती है। पिक्टोग्राम्स में तस्वीरें होती हैं। तस्वीरों के जरिए आप सारा बता देते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किधर जाना है, किधर मुड़ना है, सारा ही इसके जरिए आप इसको दिखाते हो। आई थिंक हाँ जी ये लास्ट था। अब हम नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे, पहले पहले हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप इसको ध्यान से करेंगे। 27 क्वेश्चंस है। अगर कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी बोलने की, मैं आपको बताऊंगी। जब आप इसको यानी कर लोगे तो मैं आपको शेयर कर लूं पहले, फिर मैं आपको, आप इसको करना शुरू करें, मैं फिर आपको सोल्यूशन इसके दिखा दूंगी, ठीक है। तो अब आप जरा इसको तैयार हो जाइए। सबसे पहले ये लेटेस्ट मुझे स्टूडेंट्स ने जो प्रोवाइड किए हैं वो उस पर मैं आपको ये दे रही हूँ। 27 क्वेश्चंस है, आप इसको जरा करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। आई थिंक आपसे पढ़ा जा रहा है ना, मेरा ख्याल है पढ़ा जा रहा है क्योंकि मैंने इसका फॉन्ट बड़ा किया हुआ है। क्वेश्चन 1 पहले कीजिए, फिर 2 की तरफ आते हैं, ठीक है। पहले 1 क्वेश्चन करें। मैं थोड़ी देर स्क्रीन पे रख के फिर से आगे ले जाऊंगी। जी आप बस करते जाइए, मैं आपको दिखाती जाती हूँ, फिर मैं डिस्कस भी करूंगी आपसे। क्वेश्चन 2 पे आ जाइए। जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने बी वाला पार्ट पढ़ोगे ना, इसमें लिखा है कन्वेज अ पुट ऑन इम्प्रेशन। पुट ऑन का मतलब है डिसेप्टिव, धोखा देना। और फिर मैंने सी में लिखा था उन्होंने परसूज अ लेड बैक अप्रोच। लेड बैक अप्रोच होता है काम और रिलैक्स्ड रहना, ठीक है। आप इसको करें, फिर आपको यानी मैं डिस्कस करूंगी क्या इसका आंसर सही है। जी क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ट्रिकी सवाल है, देखते हैं कि कितने लोगों का ठीक आता है। इसका आंसर मुझे कोई दिखा सकता है? बाकी नहीं कहूंगी, ये जरा थोड़ा ट्रिकी सवाल है। अच्छा मैं चेक करती हूँ किसका जवाब आया है। आ, आपका एक स्टूडेंट का बी है, एक का सी है। अली असगर आपका ठीक है, डी आंसर। मैं आपको बाद में बताऊंगी इसकी क्या वजह है। डी इज करेक्ट आंसर। जी चौथा सवाल कीजिए। आपने एक्चुअली उस सवाल में एक चीज, थोड़ी सी पॉइंट मिस कर गए, इसलिए गलत किया आपने। 4th क्वेश्चन। जी 4th हो गया, 5th देखिए।
जी, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ एक सिनेरियो है, इसको ध्यान से पढ़िए। जी, नेक्स्ट करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान सवाल नहीं है। गेट अलोंग क्या होता है? गेट अलोंग लाइक वेल, अच्छे ताल्लुकात होना। जी, अगला देखते हैं। क्वेश्चन 7। जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये शायद आपको भी आ, नहीं इतना समझ आएगा। ये कल हम करेंगे इंशाल्लाह डिस्कशन बोर्ड के ऊपर। लेकिन इंटरनेट के ऊपर डिस्कशन बोर्ड जो है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये आती है इसके अंदर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि आपको इतने सवाल इसमें से आएंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली जो सीए का कोर्स है उसके अंदर ये सारा कुछ है। तो चलिए, आपको अगर समझ आ रही है तो आप कर लो। आज 4 बजे क्लास एंड करना है, अभी क्लास बंद होने वाला है। वजू नहीं किया आप पढ़ ली? हाँ। आप 10 पे कर लीजिए। मुझे लगता है आज आईसीएमए के ऑफिस से शायद माइक ऑन है, जो मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। इजी है ना क्वेश्चन? निगोशिएशन, अभी हम टॉपिक इसको करके थोड़ा डिस्कस किया था। ये अगेन फिर से डिस्कशन बोर्ड पे सवाल है, जो ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड होता है ना।
Question number 12. ध्यान से कीजिएगा क्योंकि कर्टसी और कंसिडरेशन में काफी कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को। जी ठीक है। जी 13 भी कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन 14। जी क्वेश्चन 15। ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत हटके हैं। ये आपको ना ही सीए के बुक से नजर आएंगे ना ही आपको 1000 बीसी में है ये। जी क्वेश्चन 16 एंड 17 भी नजर आ रहा है आपको। ओके आंसर करिए आप। 16 का ए है।
ठीक। कुछ तो बहुत ऑब्वियस होते हैं ना, अगर आपको मीनिंग आते हो तो आप फौरन समझ लेते हैं। जी नेक्स्ट करें 17। हम्म 17 का ए कह रहे हैं, ठीक है करें। जी अगले पे जाते हैं, 18th क्वेश्चन। इंशाल्लाह मैं बहुत होपफुल इस बात पर कि जो लोग रेगुलर सारी क्लासेस अटेंड करते हैं और सारा कुछ उन्होंने किया है, इंशाल्लाह वो सारे बच्चे जो हैं वो कभी भी नहीं हो सकता कि पास ना हो, क्योंकि इतना एक्सपोजर आपको मिल गया है सब्जेक्ट के हवाले से। जी 18 कर लिया आपने, 19th देखिए। जी 20th क्वेश्चन पे आते हैं। जी 19 का आपका मुस्कान का आंसर डी है, ठीक है। अभी हम सारा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया है। 20th पे आप हो, 7 क्वेश्चन रहते हैं बस। ओके 20th ए है, ठीक है आप नोट करते जाओ ना, फिर आप देखिएगा 27 में से आपके कितने मार्क्स हैं। 20th के बाद 21st 21 यानी 22 भी नजर आ रहा है आपको, वो भी कर लो। ट्वेंटी थ्री। जी 23 ठीक है। 24। जी मैं देखती हूँ आपका आंसर 23 का बी आया हुआ है, ठीक है मैं देखती हूँ।
24 आप कर लो। हम्म 24 का आप डी कह रहे हैं, ओके। जी 25 के बाद 26 कीजिए।27th is the last one। जी डन। 27th का आंसर जी मुस्कान का बी है और बाकी लोगों ने भी नहीं दिया। जी अब आप जरा आंसर देखिए, थोड़ा सा जरा देखिएगा कि आंसर जो है ना ये जरा डबल उसमें आ रहे हैं। मैं आपको 1-1 करके ना बताती जाऊंगी। मैं थोड़ा सा इसको कर लेती हूँ पेज को बड़ा, और फिर मैं आपको, मेरा ख्याल आपको नजर आ रहा है, मैं इसको कर लेती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ। 1 मिनट रुकिए। जी अच्छा जी पहले वाले का आंसर ए, मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजी विच कैन बी यूज्ड टू अवॉइड कम्युनिकेशन बैरियर। उसमें आपने क्या करना है कि इंश्योर कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो, जस्ट अ मोमेंट, इंश्योर कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो जाए। उसके बाद यहाँ लिखा है ना, लिसन केयरफुली, आस्क एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, गिव टाइमली फीडबैक। ये बात ठीक है, यानी कि सारी बातें ठीक है, लेकिन सवाल है मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। आपको एक उन्होंने मांगा है, और उसके लिए भी आपने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए, उससे आपकी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है जिसमें कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आता। ठीक है, इसमें लिखा है मैच वर्बल नॉन वर्बल। ये जो बाकी वाले मैटर्स है ना, ये उसके सब हेडिंग में आ जाते हैं। वर्बल नॉन वर्बल, बी अवेयर ऑफ ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी सब हेडिंग में आ जाते हैं। तो जो मेन चीज है वो है सबको इंफॉर्मेशन दे दी जाए। पुअर लिसनर क्या करता है, वो सारी ही क्वालिटीज दी गई थी पुअर लिसनर की। नंबर 2 पढ़ रही हूँ, जो कि ऑल ऑफ द अबव। डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाता है, माइनर ऑब्स्टेकल्स, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स आ जाए, पुट ऑन डिसेप्टिव इंप्रेशन देता है, जिसको आपने, मैंने क्या पढ़ाया था, फेकिंग अटेंशन या फेक एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, वो करता है। और इवन इफ द इंडिविजुअल इज नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, स्टिल वो अपने आप को डिसेप्टिव देता रहता है। और परसू मीन फॉलो करता है लेड बैक अप्रोच, सुकून रिलैक्स करता है, और डिस्प्यूट नहीं करता किसी पॉइंट पर, यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये उसकी वो है एक आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, फीडबैक इन एक्टिव लिसनिंग इज कन्वेड बाय ऑफरिंग वर्बल क्यूज। अब यहाँ पर क्या गलती आप कर रहे थे, देखो उसने कहा है वर्बल क्यूज। वर्बल में क्या है, नॉन वर्बल नहीं आने। मेकिंग जेस्चर नॉन वर्बल, मेकिंग जेस्चर स्माइलिंग फ्राउनिंग नॉन वर्बल, आस्किंग क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वर्बल हो गया। आगे एफर्मेटिव स्टेटमेंट, ये भी वर्बल है।
कि आपने स्टेटमेंट उसके हाँ में हाँ मिलाने की है, ठीक है ना, आप दे फीडबैक भी आप ऑफर कर रहे हो। तो जो सी वाला पार्ट है वो इसलिए गलत है कि आस्किंग क्वेश्चन बिसाइड्स द रेलेवेंट टॉपिक, कि टॉपिक रेलेवेंट से हटकर आप सवाल पूछ रहे हो, वो तो गलत हो गया ना, आप तो ये गलत काम कर रहे हैं। इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सवाल की क्या था, आपसे पूछा गया था वर्बल क्यूज देना, यानी अल्फाज इस्तेमाल करना। क्यू कहते हैं इशारे को। समझ आ रही बात की? तो ये है आपकी मिस्टेक थी, आपने नॉन वर्बल को बीच में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग एन ईमेल। इसमें सबसे ज्यादा है ऑडिट ट्रेल मैसेज का रिटेन होता है। ऑडिट ट्रेल क्या है? पिछला रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ पे लिखा है इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रेलेवेंट नॉन रेलेवेंट बोथ ए एंड बी, या इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग ग्रुप कंसेंसस इंस्टेंटेनियसली। ग्रुप की राय लेना फौरन के फौरन। ईमेल का ये काम इसलिए थोड़ी हम सबको ईमेल देते हैं कि फौरन मैसेज आए, बाजू का तो लोग पढ़ते भी नहीं है। तो इसलिए आपका ए आंसर इज करेक्ट, कि आपकी सारी बातों में ये बात सही है कि ऑडिट ट्रेल यानी पुराना रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है और उसका रिटर्न सबूत होता है। पांचवा सवाल था यहाँ पर कि आपको ये मैं बता दूं कि इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों पर ही ईमेल आप रिसीव करते हो। ये इसका जवाब है। इंटरनेट है ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम, पूरी दुनिया में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और इंट्रानेट है अपनी कंपनी का नेटवर्क सिस्टम, जिसमें आपके पास अपना एक आईडी और पासवर्ड होता है, तो उससे आप कनेक्टेड होते हो, तो आप दोनों से ही ईमेल जो है वो भेज सकते हो और ले सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद है ड्यूरिंग अ मीटिंग मिस्टर सलमान सीएफओ है, उन्होंने मिस्टर राशिद जो है हेड ऑफ ऑडिट, इंटरनल ऑडिट के हेड है, उनके साथ उनकी डिसएग्रीमेंट होती है, लेकिन आमतौर पे वो उनके साथ जो है वो ठीक चलते हैं। अब ये राशिद पर्सनल लेवल पे विच एक्सियम जो है उसके साथ करेगा, वो है कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन, यानी अगर हमें उनके दरमियान रिलेशन का पता था तो उनकी बात को बुरा नहीं मनाया जाएगा, वो उसे बुरा नहीं लेंगे। ठीक है, समझ रही बात को? इसमें ये आया था, ये वाला आता है। सिमेट्रिकल नहीं है, वैसे भी वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो एक अपर लेवल का बंदा एक लो लेवल का है, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है उसका उस सूरत में। लेकिन यहाँ पर आएगा कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन, कि दोनों को अगर किसी बात पे झगड़ा भी हो गया है तो वो उसको गलत डिपिक्ट नहीं करेंगे, कल गलत पोर्ट्रे नहीं करेंगे। ठीक है, इससे आगे है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। सारे नेगेटिव है। वाइट पीपल रेसिस्ट है, रेसिस्ट होते हैं नस्ल परस्त। ऑल टीनेजर्स आर रिबेल्स, सारे टीनेजर जो है बागी हैं, बगावत करते हैं। इनहेबिटेंट्स ऑफ ट्राइबल एरिया आर वायलेंट, यानी जो लोग ट्राइबल एरिया में रहते हैं उनके बाशिंदे वायलेंट मीन बहुत तशद्दुद करते हैं। तो ये सारे नेगेटिव है। ठीक है, आप किसी को सारों को इस पर नहीं किसी को पहचान कर सकते। आठवां क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लोजिंग सैल्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस लेटर। आपके पास आंसर था सी। भला क्यों? दोनों में गलत एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हुआ है, करना ही नहीं है। और जो लास्ट वाला है उसमें एस नहीं लगा योर्स के साथ, खाली योर लिखा हुआ है, इसलिए आपका आंसर है योर सिंसियरली, सी आंसर है। और मैंने सिखाया था इसके बाद कॉमा भी होता है बाद में। ठीक है, 9th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ डिस्कशन बोर्ड ओवर देयर इज अ लिमिट ऑन ओवरऑल नंबर ऑफ मेंबर्स। ये गलत है, आप और भी लोग ले सकते हैं, लेकिन आपको, मेरा नहीं लगता कि आपको सवाल जो है, दोनों ही सवाल डिस्कशन बोर्ड के थे, आपको आएंगे। ठीक है, और बाकी सब चीजें ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ निगोसिएशन। आपको निगोसिएशन के कौन से करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसके ऊपर है। पहला है पार्टीज टू नेगोशिएट नीड क्लोज इन्वॉल्वमेंट टू रीच डिजायर्ड आउटकम, ये उनको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पार्टीज बिगिन निगोशिएशन विद कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये गलत है। जब पार्टीज शुरू करती है ना निगोशिएशन, इसीलिए शुरू होती है कि उनके सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉमन नहीं होते, फर्क होते हैं, तभी तो लड़ाई होती है, तभी तो झगड़ा होता है, तो निगोशिएशन में आके बैठते हो। तो बी आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, पार्टीज नीड टू मेक कंसेशन फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन, बिल्कुल ऐसा होता है। पार्टीज जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से ऊपर आती हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, ये वाला आपको क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ ना, ये बिल्कुल ऐसे अल्फाज लिखे हुए जैसे कि हर्टा मर्फी की बुक के। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं आपको साथ साथ इसीलिए समझा रही हूँ कि पार्टीज जो है वो अब कंसेशन अपना विड्रॉ करती हैं अपनी पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को। फिर लिखा है बोथ बी एंड सी, तो
इसलिए कि बी तो आपने जवाब देना है, नॉट पूछा हुआ है, जबकि सी होता है, ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर बी है। अच्छा, इसमें ये सवाल था, मैंने इसको हाईलाइट सारा किया हुआ है, बताती हूँ क्या वजह हो सकती है। हाँ, ये भी मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है इसलिए कि ये आपके सिलेबस का नहीं इसमें आने वाला, लेकिन चलिए आपने किया हुआ है। आप ऐसा कर सकते हो, आप 25 में से अपने मार्क्स को ले लो, ठीक है, 27 में से निकाल लो, आप 25 में से ले लो। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ कर्टसी एज एनंसिएटेड इन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। पहले मैं लफ्जों का मतलब आपको बता दूं। एडहेयर टू का मतलब है फॉलो करना, किसी चीज के साथ चिपके रहना। एनंसिएट करना होता है बयान करना, कहना, अदा करना, जैसे कि 7 C's में बताया गया है। तो इसमें कौन सी चीज आपकी मैच करती है? पहला है कॉन्ट्ररी टू योर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर ही नेगेटिव आ गया। कॉन्ट्ररी टू योर अंडरस्टैंडिंग का मतलब है आपकी जो समझ आपको आई है उसके बिल्कुल बरअक्स। वी हैड एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, हमने पहले ही वाजे तौर पर बयान कर दिया था that the transportation charges would be by the buyer, कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जर आप देंगे, आप बायर हैं, आप देंगे। तो ये थोड़ा कर्टसी से क्या है, उसने कहा है कि ये नहीं मैच करता। अगला है, यू हैव नॉट टेकन नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट द स्पेशल डिस्काउंट। अभी यहाँ पर क्या मसला है, पता है क्या मसला है? आपने किसी को एक्यूज कर रहे हो, यानी नेगेटिव मैसेज के अंदर आपने किसी को यू कह के जब पुकारा है, तो ये भी कर्टियस नहीं रहता। दो ये कंसिडरेशन का भी पार्ट है, लेकिन ये कर्टियस भी नहीं रहता। उसके बाद है, काइंडली नोट दैट पेमेंट ऑफ बिल इज मेड ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस बाय आवर अकाउंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे काइंडली नोट कि पेमेंट जो है वो इस तरह होती है, तो इट्स वेरी क्लोजर टू कर्टसी। और आखिरी है, यू शुड हैव नोन, तुम्हें पता होना चाहिए था कि मोटर्स ऑफ हाउस होल्ड वैक्यूम क्लीनर कैन बी डैमेज इफ दे आर टू पिक अप आयरन ट्रिमिंग्स फ्रॉम द फ्लोर। अगर वो आयरन ट्रिमिंग होती है ना, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, अगर उन्होंने वैक्यूम क्लीनर उसको उठा लेता है तो वो उसकी मोटर जल्द खराब हो जाएगी, उसमें फंस जाएंगे। तो ये बात भी फिर किसी को नेगेटिव के लिए एक्यूज कर रहे हो। ओनली सोल्यूशन इज सी, कि जिसमें आपने कहा है काइंडली नोट दैट, ठीक है, कि बिल की जो पेमेंट इज मेड ऑन फोर्टनाइटली, फोर्टनाइटली का मतलब है 2 हफ्ते के बाद, बेसिस बाय आवर अकाउंट डिपार्टमेंट। अगला है, डायरेक्शन इन कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज। अब यहाँ पर कहता है कि वर्टिकल होगी व्हेन अ सुपीरियर इनिशिएट कम्युनिकेशन with the subordinate, but not when subordinate take action to communicate with the senior। जब ये बात मैच नहीं कर रही बात के साथ, ऐसा कब होता है? ये थोड़ी असूल है वर्टिकल का। तो एक भी गलत, ऑल ऑफ द अबव भी गलत, ठीक हो गया। अब रह गया बी। हॉरिजॉन्टल होती है when it takes place among colleagues who are at the same level in organization hierarchy but not between departments। ये कहाँ की बात है? एक डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकती है, इस पे कोई शर्त नहीं है, ये भी गलत हो गई। अब आ गया है डायगोनल, when it occurs in multidisciplinary terms in brainstorming session। अब आपने यहाँ पे देखा है मल्टी का मतलब है कि मुख्तलिफ शोबों के लोग हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, यानी ख्यालात इनोवेशन हो रही है। वाइल डिस्कसिंग इनोवेटिव आइडियाज, जब वो कोई इनोवेटिव आइडियाज ले रहे हो तो डायगोनल कम्युनिकेशन हो रही होती है। ये बिल्कुल सही आंसर है। तो एक ही आपको सही आंसर है, बाकी गलत है। ठीक है, बात समझ गए हो ना? बाकी आपको उसमें उसका वो ट्रिकी सवाल बनाएंगे, तो इसलिए ये गलत है। ठीक हो गया। अब हम वापस पेज पर जाते हैं, ऊपर 14 नंबर पर सवाल पे आते हैं। वहां पर कॉलम में मैंने जब बने थे तो इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं कर सकी, ताकि मार्क हुए हुए थे इसलिए। जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस इज पॉपुलर इन लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज, बहुत आसान, इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव टू फेस मीटिंग। बस बात खत्म, इतना तो आपको पता ही चल गया है। आगे है, इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग आइडल ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो बेकार है और इक्विपमेंट का इस्तेमाल है, या आइडल और आईटी दोनों का इस्तेमाल है, ये बिल्कुल नहीं है। हम इसलिए नहीं कि जी आईटी इक्विपमेंट हमने लगा दिए तो जरूर इस्तेमाल करनी है, इसका ये है कि फेस टू फेस का ऑल्टरनेटिव है। ठीक हो गया, ये तो बहुत आसान सवाल था। इससे आगे सवाल है, which of the following 7 C's effectively is addressed by using। अब एड्रेस का मतलब पता क्या है? डील करना, उसको इस्तेमाल करना।
आपने कहता है बिकॉज इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ ड्यू टू द फैक्ट, तो क्या इस्तेमाल आप कर रहे हो? आप कंसाइजनेस, आपने बिकॉज छोटा कर दिया, ड्यू टू द फैक्ट की जगह लंबा था, आप कंसाइजनेस इस्तेमाल कर रहे हो। समझ रहे? अच्छा, इस पर एक सवाल क्या आ सकता है, और जरा ध्यान से सुनिए। वो कहता है कि कौन सा कम्युनिकेशन एड्रेस हुआ है, ठीक है? और अगर यहाँ पर ये उल्टा सवाल होता, इन ड्यू टू द फैक्ट पहले होता और बिकॉज बाद में होता, तो सवाल होना था विच ऑफ द फॉलोइंग 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है हमने तबाह कर दिया, हमने सेक्रीफाइस कर दिया, हमने कुर्बानी दे दी। तो हमने कंसाइजनेस की कुर्बानी देनी थी अगर हमने इस तरह करना था। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर एड्रेस्ड, जिसको हम डील करते हैं, उसको हम यानी प्रैक्टिकली करते हैं, और कॉम्प्रोमाइज मीन उसको हम जाया कर देते हैं। 16 क्वेश्चन बहुत आसान था, आपने फौरन ही जवाब दे दिया, फ्यूचर ओरिएंटेड। बिल्कुल ही ऐसे, क्योंकि अगर आपको लिसनर्स की टाइप्स का पता है, तो आपको पता है कि पीपल ओरिएंटेड या पीपल फोकस्ड, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, वहां भी फोकस लग सकता है, रिजल्ट ओरिएंटेड। और आपने बहुत अच्छी तरह ये समझ के पढ़ा था, जो पीपल ओरिएंटेड होते हैं वो ज्यादा फीलिंग्स बनाते हैं, क्योंकि लिसनर पे सवाल बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। तो आप फीलिंग्स, आप दूसरों के साथ रिलेशन बनाने में लग जाते हो, ठीक है? दिस इज पीपल ओरिएंटेड। उस पर आप क्वालिटी ऑफ वर्क को कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड क्या करता है? वहां पे लोगों के साथ रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ इंफॉर्मेशन पे, सिर्फ काम की बात लेकिन पूरी इकट्ठी करता है। और जो रिजल्ट फोकस्ड होता है, वो क्या करता है? वो सिर्फ रिजल्ट कहता है कि कम टू द पॉइंट, प्लीज कम टू द पॉइंट, नॉट शेयर, वो लेने के लिए बैठा होता है। और वो सबसे ज्यादा उसको लोग रेट करते हैं कि ये इम्पेशेंट होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड, और एरोगेंट होता है, यानी बहुत ही ज्यादा मगरूर किस्म का, या किसी को कंसिडर ना करने वाला। और एक और आपने टाइप ऑफ लिसनर पढ़ा था, वो था एम्पैथिक लिसनर। एम्फैटिक या एम्पैथिक? एम्पैथिक क्या होता है? जो बिल्कुल ही लोगों की फीलिंग्स पर होता है, जो कि उसका काम है बिल्कुल अनबाइस्ड होकर उसको सुनना, उसको सपोर्ट करना, चाहे वो बंदा गलत हो तब भी कहना कि नहीं नहीं तुम ठीक कह रहे हो। तो वो है एम्पैथिक या एम्पैथिक लिसनर। और फिर एक आपको टाइप बताई थी एक्टिव लिसनर की, जो कुछ वर्बल नॉन वर्बल क्यूज से लिसनिंग कर रहा होता है, कुछ इशारे कर रहा होता है, ठीक है, आंखों, चाहे वो आई कांटेक्ट क्यों ना हो, उसे एक्टिव लिसनर कहते हैं। और वो एक्टिव लिसनर को क्या करता है? उसे कहते हैं लिसनिंग आउट लाउडली। वो लाउड लिसनिंग करता है, कुछ बोलकर, कुछ कहकर, कुछ देखकर, नॉन वर्बल से इशारे करके, ठीक है, तो वो कर रहा होता है। और एक पैसिव लिसनर होता है, जो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करता और अपनी जगह से हिलता नहीं है, चुप करके सुनता है, और कोई फीडबैक जो है अपने तरीके से नहीं देता। इसके बाद आगे इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड लिसन, अब तो आपको क्लियर हो गया है। प्रिफर टू बिल्ड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ कलेक्टिंग एंड कंसोलिडेटिंग। कलेक्ट करना, कंसोलिडेट जमा करना, दोनों का तकरीबन एक ही मतलब है। नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू मेक राइट डिसीजन, ताकि वो सही डिसीजन कर सके। उसके अलावा लिखा हुआ है एज्यूम अ हाईली सिंपैथेटिक पोस्चर। ये कौन होते हैं सिंपैथेटिक पोस्चर वाले? पीपल ओरिएंटेड, ठीक है, टू ऑल टाइप्स ऑफ स्पीकर। बोथ ए एंड बी गलत है। और बिकम फ्रस्ट्रेटिव एंड स्पीकर प्रोवाइड डिटेल टू एलुसिडेट देयर व्यू पॉइंट। एलुसिडेट होता है क्लेरिफाई करना, जब अपने पॉइंट को क्लेरिफाई करने के लिए ज्यादा टाइम ले लेता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये कौन है? रिजल्ट ओरिएंटेड। ये वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो आपका आंसर ए है। आगे आपका 18 क्वेश्चन है, उसमें आ गया विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन एन एम्प्लॉई अप्रोचेस ह्यूमन रिसोर्स टू एचआर के बंदे को एक एम्प्लॉय रिसोर्स करता है टू ट्रांसफर टू अ न्यू फैसिलिटी, कि मुझे किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन होती है। जब आप किसी और डिपार्टमेंट के होते हो, जाहिर बात है किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा हो, उसे बात तो ह्यूमन रिसोर्स से करनी है ना, तो वो होगा वर्टिकल। आप कह रहे हो, अब ये तो नहीं मुझे पता कि ये वो सेम लेवल का था कि अपर लोअर लेवल का था, ये तो लिखा ही नहीं। ये लिखा है सबॉर्डिनेट नहीं ना लिखा हुआ, सिर्फ एम्प्लॉय लिखा हुआ है। और वर्टिकल का भी हमें नहीं पता, हॉरिजॉन्टल भी नहीं कह सकते, अगर सेम लेवल के वो लोग थे तब भी उसने ह्यूमन, चूंकि देखो अथॉरिटी जिसको मिलती है चाहे सेम लेवल की हो, अगर आप सेल्स के हेड है, ठीक है ना, दूसरा पर्सन है जो फाइनेंस का हेड है, वो जब तक अप्रूवल नहीं देगा
तो आप कैसे जो दूसरा है सेल्स नहीं, जो प्रोक्योरमेंट वाला, लॉजिस्टिक वाला, प्रोक्योरमेंट जो चीजें खरीदता है वो कैसे खरीदेगा जब तक ये फाइनेंस वाला अप्रूवल नहीं देगा? दोनों एक ही लेवल के हैं। समझ रहे मेरी बात को? उस वक्त वो हॉरिजॉन्टल लेवल के हैं, तो यहाँ पर हमें नहीं पता चल रहा। तो पता ये चला कि कोई और डिपार्टमेंट का होगा जो दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है क्रॉस करके, दैट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और कन्वेंशनल कहते हैं रवायती, ठीक है, और इसकी जगह ट्रेडिशनल लफ्ज भी आता है। 19 सवाल था, which of the following would be best suited for internal communication? अब आपके पास जारी बात है, अब बाकी जो है इसमें टेलीफोन, मेमोरेंडम, लेटर, लेटर ज्यादातर एक्सटर्नल आता है, इसलिए आपने इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। आगे पढ़ते हैं, टेलीफोन, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पक्का बात एक्सटर्नल जाता है, ठीक है ना? तो आप इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड आपके इंटरनल हो सकते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट तो बाहर जाती है ना। आगे आ जाइए, टेली कॉन्फ्रेंस, ये भी हो सकती है, आप आपस में लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, अंदर के लोगों से मेमोरेंडम भी दे सकते हो। लेटर फिर आ गया बीच में। अब आ गया मेमोरेंडम, फेस टू फेस, टेलीफोन, ईमेल, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी है इंटरनल की, इसलिए आप कहेंगे कि ये करेक्ट आंसर है। इसमें सारी चीजें हम इंटरनल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगला सवाल है 20, which of the following barriers arises when words mean different things to different people? जाहिरी बात है सिमेंटिक। कौन सा बैरियर आता है? सिमेंटिक, जब लफ्जों का मतलब डिफरेंट तरीके से आप दूसरे लोगों के साथ करें। उसके बाद लफ्ज यहाँ पर आया हुआ है, जस्ट लेट मी चेक, एक लफ्ज है प्रेजुडिस एंड बायस आया हुआ है ना, ये भी नहीं होता, ठीक है। और ओके, जो ये लफ्ज है डिस्ट्रैक्शन, यानी डिस्ट्रैक्ट कर देना, ये भी यहाँ पर नहीं आता अगर मीनिंग फर्क लेते हो तो। और एट्रिशन जो वर्ड है ना, इसका मतलब है किसी चीज को खराब कर देना, तोड़ देना, तो ये तो वैसे ही हमारे पास लफ्ज नहीं है, तो ये वाला जवाब था सिमेंटिक, और बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल है 21st वाला, अंडर विच कम्युनिकेशन नेटवर्क द ऑपरेशनल स्टाफ वुड फील लीस्ट मोटिवेटेड? जाहिरी बात है वाई नेटवर्क। क्यों? सर्कल नेटवर्क में अपर लोअर नहीं होता, सारे लोग सेम लेवल के होते हैं। समझ रहे बात को? चाहे वो उसमें वो मोटिवेटेड हाई होते हैं क्योंकि सब एक रैंक के होते हैं। ऑल चैनल नेटवर्क में तमाम लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हर एक को अपनी बात कहने का मौका मिलता है, इसलिए वाई नेटवर्क चूंकि आंसर है वहां पर, इसलिए नन ऑफ द वर्ब भी गलत हो गया। तो वाई नेटवर्क में लोअर स्टाफ जब होता है, ऑपरेशनल स्टाफ जो ऑपरेशनल वर्किंग कर रहा होता है, वो हमेशा अपने आप को लीस्ट मोटिवेटेड समझता है, क्योंकि वाई नेटवर्क और चेन नेटवर्क एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ी कम्युनिकेशन फास्ट जाती है, 1 से 2 में चली जाती है। 22nd में, which of the following sources of information would best describe the data pertaining to employer? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि पर्टेनिंग टू एम्प्लॉयर का मतलब है मालिक से मुतालिक, उसमें कहता है कि कौन से वाले बेस्ट हो सकते हैं? इंटरनल। आप इंटरनल जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉयर के बारे में आपको दे सकते हैं। एक्सटर्नल, सेकेंडरी, बोथ ए एंड सी, ये नहीं आएगा। और दूसरी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सवाल बहुत अच्छा नहीं बना हुआ, ठीक है। तो सोर्सेज की बात कर रहा है कि कौन से सोर्सेज आप इस्तेमाल करेंगे, सेकेंडरी सोर्सेज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके बाद 23rd है, इफेक्टिवनेस ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन में बी इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब है खराब हो जाना, खराब हो जाना, जाया हो जाना। इफ द सबऑर्डिनेट कंसिडर द सीनियर वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द ओपिनियन ऑफ सबऑर्डिनेट, ये सबसे बेहतरीन आंसर है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको मैंने पहले भी बताया था, कभी कभार एक आध सवाल ऐसा होगा जो थोड़ी सब्जेक्टिव नेचर का होगा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये सवाल है, अगर मैं कहूँ वर्टिकल कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी, एक तो आपको पक्का पता है ना, सबऑर्डिनेट कंसिडर करेगा कि मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं, आपको पढ़ाया था। दूसरा पॉइंट है सबऑर्डिनेट आर गिवन एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कभी कभार ऐसे भी होता है ना, जैसे कहते हैं ना, बंदर के हाथ में माचिस आ गई, कि आपने छोटे लेवल के लोगों को कॉन्फिडेंशियल खबर दे दी, तो वो बेचारे जो है उसको मिसयूज कर सकते हैं। और सी पॉइंट है सबऑर्डिनेट आर नॉट केपेबल, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिजनेस को नहीं समझते। लेकिन ये दोनों चीजें जो है ये गलत साबित हो रही है, ये किसी भी आम कंपनी को नहीं पोर्ट्रे कर रहे, इसलिए बेहतर है कि पहले वाला आंसर और ये आंसर आपकी बुक में बार बार कई जगहों पे ये इस्तेमाल हुआ है कि सबऑर्डिनेट ये समझते हैं कि सीनियर इंटरेस्टेड नहीं होंगे हमारी ओपिनियन में,
उस वक्त ये इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू मेंबर्स ऑफ कंपनी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये इंटरनल रिपोर्ट बिल्कुल सही है, बाकी इस पे सूट नहीं करते। टेक्निकल रिपोर्ट वैसी डेटा के ऊपर होती है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो होती है वो लॉ के ऊपर होती है, स्पेशल रिपोर्ट होती है जब आपने कोई बहुत ही कोई मसला आ गया हो, तो सबसे बेहतर है इंटरनल रिपोर्ट क्योंकि कंपनी के मेंबर्स को दे रहा है। Which of the following is not an advantage of oral communication over written, यानी एडवांटेज ऑफ ओरल ओवर रिटन नहीं है। इस पे लिखा है ओरल कम्युनिकेशन इज लेस कॉस्टली, ये तो नहीं है क्योंकि बाकी है ओरल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट इमीडिएट फीडबैक, ये ठीक है। देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ओरल, बिल्कुल सही है। देयर इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन ओरल, की बातें सारी ठीक है, सिर्फ एक बात गलत है, ठीक हो गया। इसके बाद है ड्यूरिंग नंबर 26, ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स the legal advisor of Arafat Limited explained the status of lawsuit by using too many complicated legal terms that was best not understood by the board. Which of the following barrier to communicate best explain the situation? ये था टेक्निकल जार्गन, यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन। ये सवाल आपने किया है ना, 27 सवाल है ये जी। 27 में आपने पढ़ा है which of the following statement describes the difference between listening and hearing? पहला है hearing means understanding the sound whereas listening is how one interpret, कि वो कैसे इसका मतलब निकालता है, ठीक हो सकता है। लेकिन दूसरा देखते हैं, hearing is a physical process of noting sound while listening is meaning making activity, ये best describe कर रहा है। और तीसरा है listening uses the brain while hearing uses ears, ये ठीक नहीं है क्योंकि यू नेवर नो, ब्रेन का कुछ हिस्सा तो इस्तेमाल कर होता है डेफिनेटली, जो साउंड को ट्रैक कर रहा होता है, जैसे कि आपका ऑडिटरी नर्व्स होते हैं, लेकिन ये और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है। बेहतरीन आंसर है कि हियरिंग इज फिजिकल, नोटिंग डाउन साउंड, लिसनिंग उसको नोट करने की एक्टिविटी है, मीनिंग ड्रॉ करने की एक्टिविटी है। और ये भी सवाल जो है बहुत ज्यादा कंट्रास्टिंग नहीं बना हुआ, लेकिन ठीक है। अब आप जल्दी जरा मुझे बता दें कि चलिए आउट ऑफ 25 मैं पूछने लगी हूँ, क्या जवाब है आपका, कितने सवाल आए ठीक? कोई एक दो बच्चे बस मुझे बता दें, एक दो स्टूडेंट। उजाला कह रही है मेरे 21 है आउट ऑफ 25, ओके। और किसने बताया है मुझे? 22 फातिमा के, जबरदस्त है बच्चों, जबरदस्त है। अली असगर 21, बेहतरीन है, बेहतरीन है, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छी तरह ट्रिक्स आ गए हैं कि किस तरह से सवाल जो है वो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का चैप्टर 9 फ्रॉम सीए बुक मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कोई और बात आप कहना चाह रहे हैं? नाइला भी कह रही है 21, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन। अच्छा जी, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।